Assalamu alaikum. Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. Today there is an interview session of the chapter अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये ऑर्गेनिक का ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें से हम ये सेशन बना रहे हैं। तो आज देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है? कि ये सिंपल आपके पास एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करता है। इसमें होता क्या है कि आपके पास क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, कोई भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड हो सकता है कि जिसमें HBr जो है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के तहत क्या करती है, एडिशन करती है अल्कीन्स में। ठीक है, कि इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एड कंट्रारी टू दैट प्रोडक्ट प्रिडिक्टेड बाय मार्कोनिक ऑफ रूल, दस प्रोपीन यील्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास क्या है, अल्कीन है। अब मैं दो कंडीशंस बनाता हूँ। एक ये बनाता हूँ कि सिंपल हम HBr ऐड करते हैं, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें HBr ऐड करते हैं, साथ कोई ऑर्गेनिक परऑक्साइड भी लेते हैं, पर ऑक्साइड भी लेते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बनेगी? देखें, जब आप सिंपल HBr लेंगे तो मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेंगे। आपके पास हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी बच्चों वो ये बनेगी CH3, इसी तरह CH, इसके साथ आपके Br आके लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, CH3, इसके बाद CH2, हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाके लगेगा जिसके पास कम कार्बन होंगे। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, ठीक है। और किस वजह से? ड्यू टू परऑक्साइड। और यहाँ पे CH2 और इसके साथ क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी ये याद रखनी है, यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल, और यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है। यहाँ पे आपके पास एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में जो आपके पास मैकेनिज़्म होता है वो आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है। फ्री रेडिकल्स वगैरह इस रिएक्शन के दौरान बनते हैं। और यहाँ पे एनायनिक या आयनिक मैकेनिज़्म होता है। आप ये कह सकते हो कैटायंस और एनायंस बनते हैं, तो आप आयनिक मैकेनिज़्म कह सकते हो, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस होते हैं जी, ठीक है। तो ऑर्डिनली अगर आप नॉर्मली देखें तो प्रोपीन से क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनता है। मगर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के एडिशन की वजह से क्यों एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हमारे पास फॉलो होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो हमारे पास क्या बनती है, प्रोडक्ट कुछ और बनती है, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन आप इसको कह सकते हैं। तो इस इफेक्ट को, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फार्मेशन या आपके पास जो मैकेनिज्म है चेंज हो जाते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। क्यों बोलते हैं परऑक्साइड? क्योंकि ये परऑक्साइड की वजह से ये इफेक्ट होता है। एक और बात याद रखनी है कि अगर HBr की जगह मैं यहाँ पे कुछ और ले लूँ, मसलन यहाँ पे मैं अगर ले लेता हूँ HCl या HI, तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। भले आप परऑक्साइड ऐड करें, मगर वो क्या करेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल के तहत ही आपको प्रोडक्ट देगा। ये बात आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ऑल रूल आर डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ये रूल किधर से आ गया कि क्या अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो है वो डेरिवेटिव ऑफ वाटर? अक्सर हम बच्चों को ये समझा रहे होते हैं कि आप वाटर की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होती है ना। तो इसी में अगर आप हाइड्रोजन की जगह रिप्लेसमेंट करते जाएं, क्या मतलब कि अगर आप H यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा लें तो आपके पास क्या हो जा बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है। इसी तरह दूसरे इस हाइड्रोजन की जगह भी आप क्या करें, अल्काइल ग्रुप लगा लें, ROR, तो क्या बन जाती है, ईथर। और इसी तरह अगर आप क्या करें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये उसी तरह है, और यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग लगा लें तो व्हाट इज़ दिस इज़ फिनॉल। तो हम इस बेस पे कहते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल एंड वाटर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर डेरिवेटिव ऑफ वाटर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस है विद वाटर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वाटर तो इनऑर्गेनिक है, वो तो हाइड्रोकार्बन नहीं है। सो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर नॉट डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ठीक है, दे आर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन
या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक और क्यों नहीं है, क्योंकि आपको वजह पता नहीं कि वाटर इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव नहीं होता, ठीक है, वाटर से तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों हम कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजेम्बलेंस विद वाटर, देयर स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर जो है वाटर से रिजेम्बलेंस करती है, दैट्स वाई हम ये कहते हैं, मगर वैसे ये डेरिवेटिव नहीं है। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि एफएससी के मैक्सिमम टीचर जो होते हैं यही बात कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, कि बच्चों को आसानी से वो समझा सकें ये बात, मगर ये बात, ये कॉन्सेप्ट गलत है और ये लाजमी पूछा जाता है, इस बात को मानें कि दे आर नॉट डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो फिर वाटर के साथ लिंक क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजेम्बलेंस इन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वाटर के डेरिवेटिव हो ही नहीं सकते, वो या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक की डेफिनेशन तो सिंपल यही है, तो ये तो ना हाइड्रोकार्बन है वाटर, ना उसका डेरिवेटिव है, तो इससे कैसे ये बन सकते। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर स्टार लगा लेता हूँ, लाजमी पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, के मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स आर एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, so the positive part of the reagent will add to that carbon which contain maximum number of hydrogen atom, कि जब आप क्या करते हो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स को ऐड करते हो किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, तो हमारे पास जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है, मसलन मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन ही होते हैं, मगर कुछ भी हो सकता है, उसको जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा डबल बॉन्ड में, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, इसको मार्कोनिक ऑफ रूल कहते हैं। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है, जब आप पर ऑक्साइड, वही पर ऑक्साइड इफेक्ट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, पर ऑक्साइड अगर आप उसमें ऐड कर लेते हैं और HBr है, तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन विल अटैच विद दैट कार्बन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगी, इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं या पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है सिंपल, तो उस टेस्ट को हम कहते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। लुकास रिएजेंट का पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास बेसिकली कंसनट्रेटेड HCl और उसके साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये आपके पास क्या होते हैं, लुकास रिएजेंट होते हैं। ये डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, जब आपके पास टर्शियरी अल्कोहल आपके पास क्या होती है, उसके साथ लुकास रिएजेंट के साथ हम क्या करते हैं, आपके पास टर्शियरी अल्कोहल्स का क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड जो हैं, क्लोराइड बेसिकली बनते हैं, ये फ़ौरन बन जाते हैं, और इसकी वजह से कुछ क्लाउडीनेस क्या होती है, अपीयर हो जाती है, टर्बिडिटी आप कह सकते हो, या क्लाउडीनेस, कुछ धुआं नमा सा अपीयर हो जाते हैं फ़ौरन। तो इसका मतलब ये होता है कि ये अल्कोहल आपके पास कौन सी थी, टर्शियरी। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को इसके साथ रिएक्शन कराओगे, तो फिर भी आपके पास अल्काइल हैलाइड ये बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, मगर ये जो टर्बिडिटी है, ये क्लाउडीनेस है, ये कुछ टाइम के बाद अपीयर, मकसद 2 से 3 मिनट के बाद अपीयर होगी, ठीक है। मगर इसी टाइम के ऊपर जब आप क्या करोगे, प्राइमरी अल्कोहल का अगर क्या कराओगे, प्राइमरी अल्कोहल का लुकास रिएजेंट के साथ क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो इसमें भी आपके पास कोई अल्काइल क्लोराइड, आपके पास टर्बिडिटी या कोई भी क्लाउडीनेस अपीयर नहीं होगी, अनटिल आप उसको क्या करोगे, हीट नहीं करोगे। सो दिस Lucas reagent is a test which distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol on the basis of their reactivity। अब कोई पूछे टर्शियरी अल्कोहल क्यों फ़ौरन रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि उसमें जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन, जो कि आपके पास क्या होते हैं, वेरी स्टेबल, इसलिए वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि उसमें जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होते हैं, जो कि स्टेबल नहीं होता, दैट्स वाई इट विल नॉट रिएक्ट, ठीक है, इस वजह से वो रिएक्शन नहीं करती। तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, के जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है इसका क्या ऑर्डर है। तो अगर कोई भी हम अल्कोहल लेते हैं, मसलन मैं एक जनरल आपके पास एग्जांपल लेता हूँ, CH2 और ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो इसकी रिएक्टिविटी 2 वजह से हो सकती है। एक हो सकती है कि क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, मैं यहाँ पे उसको तोड़ देता हूँ कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है बेसिकली, क्या कौन सा बॉन्ड है, कार्बन
ऑक्सीजन बांड की ब्रेकेज की वजह से। और दूसरी रिएक्टिविटी होती है ड्यू टू दिस बांड। ये किसकी रिएक्टिविटी है? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बांड की रिएक्टिविटी इसके ब्रेकेज की वजह से। तो दोनों के आपने समझना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बांड। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या है कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव है देन सेकेंडरी अल्कोहल विच इज़ मोर रिएक्टिव है किसकी वजह से देन प्राइमरी अल्कोहल। ये इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर है कब? जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या करेंगे? ब्रेकेज करेंगे। क्यों ऐसा है कि दिस ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कि यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से यहाँ पे सेकेंडरी है जो कि कम स्टेबल और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे कम होगी जी। ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन ही बनेगा। ओके, इसी तरह द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू OH बॉन्ड क्लीवेज इज, वो इसमें क्या है? अपोजिट है। वो कैसे है कि आपके पास इसमें सबसे रिएक्टिव जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, उसके बाद क्या है? सेकेंडरी है, और उसके बाद क्या है? टर्शरी। अब ये ऑर्डर डिफरेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने का जो चांस है वो मैक्सिमम होता है। क्योंकि देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप कौन सा बताएंगे, तो जब वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कहे तो आपको पता होना चाहिए कि मसलन इसमें दो ऑर्डर फॉलो होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता, दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू OH बॉन्ड, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव प्राइमरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल विच आर मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी अल्कोहल। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो दिस ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्का ऑक्साइड आयन। जो अल्का ऑक्साइड आयन RO नेगेटिव जो बनता है उसको अल्का ऑक्साइड, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी वाला, और सबसे कम स्टेबल क्या होते हैं? अल्का ऑक्साइड आयन में टर्शरी वाला होता है। सो इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है जी। इस पर भी मैं स्टार लगा लेता हूँ, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ वुड स्पिरिट, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, कि वुड स्पिरिट बेसिकली क्या होती है और इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। वुड स्पिरिट क्या होती है? बेसिकली मेथनॉल को कहते हैं। और मेथनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय पासिंग वाटर गैस और हीटेड जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड एट 400 एंड 450 डिग्री अंडर 200 ATM प्रेशर। कि वाटर गैस का यहाँ पे आगे वाटर गैस क्या होती है? जो आपके पास मिक्सचर होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके पास क्या है 2H2 हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्साइड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस। इसमें आपके पास जो कैटालिस्ट होते हैं बेटा जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ये आपके पास क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। जो कंडीशंस होती हैं वो तकरीबन 450 डिग्री आपके पास क्या होता है? टेम्परेचर होता है, और 200 ATM जो है वो आपके पास क्या होते हैं? प्रेशर होते हैं। और इसके रिजल्ट्स में हमारे पास क्या बनती है? मेथनॉल बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट बोलते हैं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज़ वाटर गैस, तो वाटर गैस का भी पता होना चाहिए। वुड स्पिरिट कौन सी है? मेथनॉल है, इसका भी पता होना चाहिए। तो इस तरह हम क्या करते हैं? इन कंडीशंस में हम मेथनॉल को बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट बोलते हैं। नेक्स्ट है वाई अल्कोहल ऑब्टेन इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस नेवर एक्सीड 14%। ये इंपॉर्टेंट है जी कि अल्कोहल जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, वो कभी भी आपके पास 14% से एक्सीड नहीं करती। मसलन उसकी प्योरिटी वगैरह जो है वो 14% होती है। इसकी क्या? या एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, वाई? ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें अल्कोहल ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन इज़ ओनली अप टू 12% एंड नेवर एक्सीड 14%। के जो फर्मेंटेशन के ज़रिए अल्कोहल में ऑब्टेन होती है वो 12% होती है, ठीक है, और कभी भी 14% से वो ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम बिकम इनएक्टिव। कि आपके पास बेसिकली इसमें एंजाइम यूज़ होते हैं। अब फर्मेंटेशन में कौन से एंजाइम होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टेज और जाइमेज वगैरह इसमें क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। और वो कभी भी मसलन जब आपके पास क्या होती है? अल्कोहल जो है वो एंटीसेप्टिक होती है, तो जब इसकी लिमिट्स 14% से बढ़ जाती है तो एंजाइम उसमें क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। दिस अल्कोहल इज़ डिस्टिल्ड टू ऑब्टेन 95%। फिर ये जो अल्कोहल ऑब्टेन होती है इसकी डिस्टिलेशन करते हैं और 95% अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम 95% अल्कोहल जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम देते हैं। और इसी तरह जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल
मसलन ऐसी अल्कोहल जो कि 100% प्योर है, इनका पता होना चाहिए आपको। फर्मेंटेड अल्कोहल वो 12% होती है आपके पास। जो आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल है वो आपके पास क्या होती है, 100% प्योर होती है। और जो आपके पास क्या होती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको बोलते हैं, वो 95% होती है। बाकी परसेंटेज वाटर की होती है जी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे अल्कोहल ऑब्टेन होती है, रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। उसकी जब रीडिस्टिलेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करें, तो हमारे पास फिर क्या होती है, वो ऑब्टेन होती है जी। क्या मसलन मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आपके पास जो फर्मेंटेड अल्कोहल है, फर्मेंटेड अल्कोहल ये कितनी परसेंट होती है, 12, और 14% से कभी भी ऊपर नहीं हो सकती, 14%, ठीक है। ये इसकी अगर डिस्टिलेशन करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टिलेशन, तो आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑब्टेन होती है। ये कितने परसेंट होती है, ये 95%। इसकी जब रीडिस्टिलेशन करते हैं, दोबारा डिस्टिलेशन करेंगे, रीडिस्टिलेशन, ठीक है, और यहाँ पे कोई वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस भी लेंगे, वो कौन सा लेंगे, हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें से जो 5% वाटर इसको एब्जॉर्ब करेगा, रीडिस्टिलेशन से हमारे पास जो अल्कोहल ऑब्टेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। और ये कितने परसेंट होती है, ये 100% होती है, 100% प्योर होती है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको पता होना चाहिए। एंटीसेप्टिक है ना, परसेंटेज याद होगी तो अपने एंजाइम को इनएक्टिव कर देगी, तो वो उसमें काम नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डिनेचर्ड अल्कोहल, हाउ इट इज़ डन। हाँ जी, डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है और इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। बेसिकली हमारे पास इथाइल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। जो इथाइल अल्कोहल है इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रिंक ताकि इसको कोई पी ना सके, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो इसको हम क्या करते हैं, कोई इसमें पॉइजनस सब्सटेंस ऐड करते हैं। अब वो पॉइजनस सब्सटेंस कौन सा होते हैं, 10% आपके पास क्या होते हैं, मैथनॉल होते हैं, CH3OH, 10% उसमें क्या होते हैं, मैथनॉल होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। और दिस डीनेचर अल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब ये जो डीनेचर्ड अल्कोहल होती है इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट अल्कोहल को कह दिया, मिथाइलेटेड क्यों, क्योंकि उसमें मैथनॉल भी आपने ऐड कर लिया। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पायरिडीन और एसीटोन में आल्सो बी एडेड फॉर दिस पर्पस। इसी तरह इसको डीनेचर करने के लिए पायरिडीन और एसीटोन भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। एक और बात आपने याद रखें कि ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास ये अनफिट होती है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अगर इसको कोई मसलन कोई अल्कोहल एथेनॉल को अगर ड्रिंक करते तो वो उसको उसकी बॉडी को क्या करती है, एनर्जी देती है। क्यों, क्योंकि उसमें एसिटाल्डिहाइड बन जाते हैं बॉडी में ऑक्सीडेशन होने की, जो कि एनर्जी साइकिल में जाता है जी। इसी तरह जब कोई मिथाइलेटेड स्पिरिट, जब मेथनॉल वगैरह ड्रिंक करते हैं तो इसकी वजह से क्या होती है, ब्लाइंडनेस काज हो जाती है, ठीक है, बंदा अंधा हो जाते हैं। अगर कोई इस तरह का केस हो जाए कि लैब में कोई स्टूडेंट वगैरह मिथाइलेटेड स्पिरिट अगर ड्रिंक कर ले, तो व्हाट इज़ इट्स ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो उसको जो प्योर अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल, उसको वो पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाए, ताकि इसका जो असर है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एज अ केमिस्ट आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो अभी हमने बात की एब्सोल्यूट अल्कोहल इज दैट अल्कोहल विच इज़ 100% प्योर। जो 100% प्योर अल्कोहल होती है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। और रेक्टिफाइड अल्कोहल कौन सी होती है, जो 95% होती है। मतलब इसमें 95% एथेनॉल होती है और इसमें 100% एथेनॉल होती है। तो ये डिफरेंस होने चाहिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल कौन सी होती है, 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। कैसे ऑब्टेन होती है, इट इज़ ऑब्टेन ऑन शेकिंग रेक्टिफाइड स्पिरिट जो कि 95% प्योर होती है विद कैल्शियम ऑक्साइड फॉलोड बाय डिस्टिलेशन। कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसको डिस्टिल करते हैं, तो प्योर अल्कोहल ऑब्टेन होती है। और रेक्टिफाइड स्पिरिट कौन सी होती है, अल्कोहल ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन कंटेन 12% एथेनॉल, ठीक है। इट इज़ डिस्टिल टू गेट 95% अल्कोहल, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल विद डाइल्यूट H2SO4। ये हमारे पास ऐसे नहीं था, ये एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट डिफरेंट कंडीशन। तो बेसिकली मैं ये क्वेश्चन इसमें पूछना चाहता था, टाइपिंग मिस्टेक है कि आपके पास ये है ना एथेनॉल CH3, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, CH2OH।
इसको अगर हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है। कौन सी? कि ये कंडीशन डिफरेंट होने से प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे हो जाती हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे इस जगह पे मैं लिखता हूँ 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे मैं टेम्परेचर लेता हूँ तकरीबन 140 डिग्री, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम नहीं रहेंगे। याद रखें, यहाँ पे क्या होगा, जब 180 डिग्री हम लेंगे तो आपके पास क्या होगी, अल्कीन बन जाएगी CH2, और साथ क्या बनेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। और इसी तरह जब 140 है तो तब आपके पास क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर बनेगा CH3, ऑक्सीजन, और इधर ही मैं 2 कर लेता हूँ। इसी तरह दूसरी साइड पे डाई इथाइल ईथर और साथ क्या बनेगा, H2O, वाटर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे देखें, जब आपके पास क्या हुआ कि जब आपके पास टेम्परेचर हाई था तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर, तो ये SN1 उसमें आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है कि जब टेम्परेचर हाई होते हैं, ज़्यादा कूलिंग, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फेवर्ड होते हैं। खैर, कहने का मकसद ये याद होना चाहिए कि जब 180 डिग्री होगा तो सेम कंडीशन में आपके पास अल्कीन्स बनेगी, मगर जब टेम्परेचर को हम लो करेंगे 140 डिग्री तो आपके पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वो होता है, अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो इसको याद रखने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है जी, और इसमें क्या बनता है, इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, इसके बारे में बता दें। अच्छा जी, विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, ईथर को प्रिपेयर करते हैं कि जब अल्कोहल जो है आर रिएक्टेड विद मेटालिक सोडियम टू फॉर्म अल्कोक्साइड, कि आपके पास ये जो अल्कोहल होती है, इथाइल अल्कोहल वगैरह, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, अल्कोक्साइड, और इसी अल्कोक्साइड के साथ जब हम क्या करते हैं, किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्टली आपके पास क्या बनते हैं, ईथर बन जाते हैं। कि दिस अल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड रेडीली रिएक्ट विद एन अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस ईथर। क्या आपके पास पहले क्या होते हैं, क्या आपके पास ये अल्कोहल है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है OH, तो इसको जब सोडियम के साथ इसका क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, अल्कोक्साइड बनते हैं CH3 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बनते हैं Na, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसके साथ जब हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ROR, ईथर बन जाते, सिंपल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको बाकी केसेस वगैरह का पता है कि सिमेट्रिकल ईथर वगैरह बनाए जाते हैं। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट है प्रिपेयर बेंजीन एंड पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं कि ये रिएक्शन कन्वर्जन में आते हैं ना, कि आपको वहाँ पेपर दिए जाते हैं कि आप फिनोल लिखें और इससे पिक्रिक एसिड बनाएं और बेंजीन बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे। सिंपल, आपके पास ये फिनोल है, ठीक है, तो ये कन्वर्जन कुछ रिएजेंट्स वगैरह आपको क्या आने चाहिए, मैं उस पर एक सेशंस बना दूंगा, रिएजेंट कौन सी रिएजेंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो वो थोड़े मेन जो हैं वो आपने याद करने। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, जिंक के साथ, अगर इस साइड पे मैं रिएक्शन इसका लेके जाऊँ जिंक के साथ, तो आपके पास इससे क्या बन जाती है, सिंपल, आपके पास क्या बनती है, बेंजीन बन जाती है, साथ क्या बनते हैं, इस ऑक्सीजन को जिंक ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड, ये बन जाती है। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है और इसमें आपको जस्ट क्या करनी होती है, थोड़ी सी हीटिंग चाहिए होती है। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर रिएक्शन आप देखें तो फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो फिनोल का रिएक्शन कराएं किसके साथ, HNO3 के साथ। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, तो आपके पास जो OH है आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको हीटिंग भी चाहिए होगी, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे फिनोल बना लें और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होते हैं, NO2 ग्रुप। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पिक्रिक एसिड। तो इस तरह आप वन स्टेप रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं, फिनोल से बेंजीन भी बना सकते हैं और फिनोल से पिक्रिक एसिड भी बना सकते हैं। तो इस तरह कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। फिनोल और अल्कोहल में आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा कि इनमें कौन सी फिनोल है और कौन सी आपके पास क्या है, अल्कोहल है।
तो इसमें चंद एक पॉइंट्स मैं बताता हूँ, तो इनको आपने नोट करना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। आपको एक तो पता है अल्कोहल में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप के साथ क्या होता है, OH जुड़ा होता है, और इसी तरह फिनोल में क्या होता है, एराइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, OH जुड़ा होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। फिर इसी तरह प्रॉपर्टीज़ में देखें तो अल्कोहल इज़ न्यूट्रल बट फिनोल हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टी। न्यूट्रल तो नहीं है, अल्कोहल भी एसिडिक होती है मगर वेरी वीक एसिडिक, ठीक है। और उसके मुकाबले में जो फिनोल है ये मोस्ट एसिडिक, इसकी ज़्यादातर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, फिनोल गिव डीप पर्पल कलर विद FeCl3। फेरिक क्लोराइड टेस्ट इसका बड़ा मशहूर है कि उसके साथ रिएक्शन कराएं तो फिनोल जो है वो पर्पल डीप कलर देता है, ठीक है, पर्पल डीप पर्पल कलर देता है। मगर अल्कोहल का अगर FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई टेस्ट नहीं होता, तो इससे ये डिस्टिंग्विश हो जाती हैं। इसी तरह फिनोल गिव वाइट PPT विद ब्रोमीन वाटर, के ब्रोमीन वाटर के साथ अगर फिनोल का रिएक्शन कराएं तो वाइट प्रिसिपिटेट बन जाते हैं, मगर अल्कोहल का अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता वो, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। इसी तरह अल्कोहल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल देते हैं, आयोडोफॉर्म वगैरह, एंड प्रोड्यूस डीपी येलो PPT ऑफ CHI3, ठीक है। आयोडोफॉर्म वगैरह के प्रेसिपिटेट देते हैं विद आयोडीन एंड बेस, मगर फिनोल जो है वो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं देता, उसको आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन करें कोई रिएक्शन नहीं, कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, मगर अल्कोहल देता है। तो ये चंद एक रिएक्शन है जिसकी वजह से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है डिफाइन बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर कौन से होते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर कौन से होते हैं? तो बेसिकली ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होती है सिंपल ईथर या जिसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, और दूसरा मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर। अब सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ ईथर अल्काइल ग्रुप आर सेम। फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों जो अल्काइल ग्रुप हैं वो सेम होंगे, ऑक्सीजन और ये आपके पास क्या है CH3, या इधर भी इथाइल उधर भी इथाइल। तो ऐसे ईथर को सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, जिसमें दोनों साइडों पे जो अल्काइल ग्रुप हो वो सेम हो। और दूसरे होते हैं मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर। ये क्या होते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ ईथर द अल्काइल आर फिनाइल ग्रुप्स, अल्काइल और जो फिनाइल ग्रुप्स होते हैं, सॉरी जस्ट ए मिनट, इसमें जो अल्काइल या फिनाइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ईथर को हम मिक्स ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये CH3 है, यहाँ पे मैं ये लेता हूँ ये ऑक्सीजन, और ये CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये जो ईथर होते हैं ये मिक्स या आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कार्बिनोल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बिनोल से। एक और बात, फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, और कार्बिनोल क्या होते हैं, कार्बिनोल आपके पास ये होते हैं CH3, जो मिथाइल अल्कोहल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। और इसकी बेस पे भी अल्कोहल का एक नोमेनक्लेचर दिया जाता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछा जाता है। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑल अल्कोहल आर नेम एज डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये कार्बिनोल आ गया ना, कार्बिनोल। अच्छा जी, अब आपके पास फिर ये क्या होगा, CH3 इथाइल अल्कोहल को कैसे नेम देंगे। मसलन वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो इथाइल अल्कोहल है इसको नेम दें ऑन द बेसिस ऑफ कार्बिनोल। तो ये आपके पास कार्बिनोल आ गया और ये आपके पास क्या हो गया, मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है। इसी तरह मैं कुछ और कंपाउंड लेता हूँ जी, उनको आपने इस बेस पे नाम देना है, ठीक है। तो चंद एक नेम आपको पता होने चाहिए जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये CHOH, ये तो कार्बिनोल आ गया ना, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। वैसे इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये है क्या, 2-प्रोपनोल भी इसको बोल सकते हैं। मगर कार्बिनोल सिस्टम में क्या होगा, तो ये आपके पास कार्बिनोल ग्रुप आ गया और ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो नेम क्या होगा, डाई मिथाइल कार्बिनोल होगा, ठीक है। इसी तरह थोड़ा मैं फिनाइल ग्रुप कुछ ऐड कर लेता हूँ इसमें, तो फिर आपके पास क्या इसका नेम होगा, C, यहाँ पे OH, ये तो कार्बिनोल आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैं फिनाइल ग्रुप लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप,
और यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप। इसका नाम क्या होगा? तो ये तो कार्बिनोल आ गया, तो ये तीनों क्या होंगे? ट्राई फिनाइल कार्बिनोल। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम इज़ यूज ओनली रेयरली एंड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय IUPAC सिस्टम। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया था, मगर अल्कोहल के लिए ये सिस्टम यूज़ होता था नोमेनक्लेचर का। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन पेनाकोल पेनाकोलोन पेनाकोलिन नहीं है, पेनाकोलोन है, रीअरेंजमेंट। स्पेलिंग ठीक कर लेनी है। तो ये जो रिएक्शन है ये अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन भी और बड़ा फेमस भी है। ठीक है, कि इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम पेनाकोल जो है, पेनाकोल बेसिकली एक अल्कोहल होती है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होती है। इसका जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो डिहाइड्रेशन होती है और उसके साथ मालिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, जिसके रिजल्ट्स में हमारे पास क्या होता है, कोई कीटोनिक प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होती है, फॉर्म होती है, जिसको पेनाकोलोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, दोनों के साथ OH लगा लें। ठीक है, यहाँ पे भी OH लगा लें। अच्छा जी, यहाँ पे ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा लें CH3, और यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा लें और यहाँ पे भी CH3 लगा लें। इसको हम क्या बोलते हैं? पेनाकोल बोलते हैं। तो जब हम इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास होती क्या है? डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन के अलावा और क्या होता है जी? और इसके अलावा ये होता है कि इसमें रीअरेंजमेंट होती है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है? कीटोन बनती है, जिसको पेनाकोलोन बोलते हैं। कि इसमें आपके पास क्या डिफरेंस है कि वही आप 2 कार्बन बना लें। ठीक है, इसमें एक कार्बन के साथ क्या कर लें? कीटोनिक ग्रुप लगा लें, C+O, और उसके साथ एक तो पहले से CH3 था। ठीक है, बाकी ग्रुप तो इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे ना, क्योंकि 4 बांड इसके पूरे हो गए। अब जो नेक्स्ट ग्रुप था, इसका जो एक मिथाइल ग्रुप है ना, इसको उठा के इसके OH की जगह लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, यहाँ पे भी क्या बनेगा? CH3, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? CH3। ये जो प्रोडक्ट बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? पेनाकोलोन। और इस रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, एसिड कैटालाइज होती है, डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन के साथ और कौन सा काम होता है? रीअरेंजमेंट हो रही होती है। तो याद रख लीजिए। नेक्स्ट है विच वन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट? आर्थो नाइट्रोफिनोल एंड मेटा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इसमें पैरा भी आ जाते हैं कि दोनों में से किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा? आर्थो नाइट्रोफिनोल का या मेटा या आपके पास पैरा का? तो याद रखें, आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल और मेटा। तुम्हारे पास आर्थोनाइट्रोफिनोल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ये अगर आपके पास OH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मगर जब इसके अलावा हम क्या करेंगे, मेट्रा आपके पास यहाँ पे OH है और मेटा 3 पोजीशन होती है ना, ये आपके पास NO2 है। ठीक है, या पैरा की बात करेंगे तो कि ये OH है, ये रिंग है, और इसके बिल्कुल एंड के ऊपर, ओहो यहाँ, अब यहाँ पे ड्रा नहीं होगा मेरे पास, NO2 है। ठीक है, तो इनके अंदर कोई भी मसलन मेटा और जो पैरा नाइट्रोफिनोल है, इनके अंदर इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मगर जो आर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसके अंदर इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसकी इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं। तो आपके पास बहुत से मालिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर जाते हैं। मतलब आपको हीट देनी पड़ती है उनके लिंक्स को, उनकी एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए। मगर जो इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आर्थो नाइट्रोफिनोल में, इसकी अब चूंकि इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एसोसिएशन ऑफ मालिक्यूल्स हो नहीं सकती, दूसरे मालिक्यूल के साथ लिंक है नहीं। सो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास क्या होता है? कम होता है, मगर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ये बात याद है। इसी तरह जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो भी इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन इसकी कम होती है, मगर इनकी आपके पास मेटा और पैरा की क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेमर तेमन रिएक्शन? ये भी नेम रिएक्शन है। अच्छा जी, रेमर तेमन रिएक्शन क्या होता है कि इसमें हम क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं और अल्कली को हम फिनोल्स के साथ क्या करते हैं? हीट करते हैं, और इसमें फिनोल जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? फिनोलिक अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिसको सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं। ये एक मशहूर प्रोडक्ट है और ये बनती है कि आपके पास क्या रिएक्शन होते हैं कि बेसिकली फिनोल को हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, और आपके पास क्या होते हैं? NaOH की प्रेजेंस में
इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जो कंडीशन है वो तकरीबन 333 केल्विन से लेके 343 केल्विन, इतना आपके पास क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं। और जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, वो सैलिसाइल्डिहाइड बनते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आपके पास क्या होते हैं, ये OH इसी तरह, और एक फर्माइल ग्रुप जो है वो आर्थो पोजीशन पे जाके क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, CHO। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं, ये मेन और उसके बाद NaCl और वाटर वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेमर तेमन रिएक्शंस बोलते हैं, नेम रिएक्शन है जी। डू यू नो ग्रेगनार रिएजेंट्स? ग्रेगनार रिएजेंट्स क्या होते हैं? यस वी नो, कि बेसिकली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रेगनार रिएजेंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनसे हम डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बनाए कैसे जाते हैं? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन, कि इस में हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्राम फिनोल, ईथर और अल्कोहल, वो हमने क्या किए, डिस्कस किए। होप यू विल अंडरस्टैंड। और इसके अलावा भी बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आप देखें। तो ये कि इंशाल्लाह जिस सेशन की भी आपको ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में वो चैप्टर आप मेंशन कर लें, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि टाइम कम है। जिस टॉपिक में मसला है, जिस एरिया में मसला है, वो मुझे बताएं, तो मैं उसी पे सेशन में। विश यू ऑल दी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।